हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 11 से। 10 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, पार्ट 3 होगा ये अपना। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत ही शानदार आपको नोट्स मिल रहे हैं लाइन टू लाइन, बस इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कैसे कि अपने जो स्टार्टिंग में पॉलिटिकल साइंस के 2 बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो लिए थे ना, एक तो अपन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड लिए थे अपन, है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अपन 2 वीडियो लिए थे, उन्हीं का बेस के ऊपर ही आपको मैंने कहा था ना कि ये दोनों वीडियो आपके आगे काम आएंगे, वो आज काम आने वाले हैं। कैसे कि जैसे आज पूछेगा कि भारतीय संविधान बना कैसे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, यानी हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कैसे बना। तो आपको पता है हमारा संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। ठीक है, यानी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया। सही बात है ना, बस संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो लिखित है, बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, हालांकि सबसे बड़ा है, रिटर्न है। हालांकि कुछ अपन ने हमारे संविधान के अंदर अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अच्छी अच्छी बातें ली हैं। एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, एक वीडियो में आएगा वो पूरा क्वेश्चन। उसमें ये आएगा कि बहुत जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सिविल सर्विसेज वगैरह में क्वेश्चन आ चुका है, आरएस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का जो संविधान है वो उधार का झोला है, उधार का थैला है। कैसे समझाइए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है, तो उसकी भी अपन बात करेंगे क्या वाकई तो उधार का झोला वगैरह कहना अच्छी बात नहीं है हमारे संविधान को। लेकिन ऐसे कटाक्ष वाले क्वेश्चन आपके बड़े लेवल पे आते हैं, क्योंकि हमने हर किसी से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया है, कुछ ना कुछ अदर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें ली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनसे कोई उधार का बोल दें, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हमारी भी हैं और कुछ चीज़ें हमने उनसे भी अडॉप्ट करी है, कुछ अच्छी जो बातें थी, क्योंकि हमें हमारा बहुत बड़ा क्या नाम पॉपुलेशन है हमारे देश की, उन सबको सब लोगों का, सब कल्चर का, सब रिलीजन का ध्यान में रखते हुए अपने काम किया। वो आगे बताऊंगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है वो बड़ा लेवल का क्वेश्चन है। तो आज अपन शुरू करते हैं, भारत का संविधान कैसे बना। तो सीधी सी बात है, भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने बनाया था। बिल्कुल सही बात है, यानी फॉर्मली, औपचारिक का मतलब था ऑफिशियली। ठीक है, फॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, मैंने आपको 9 दिसंबर 1946 को बताया था ना। तो मतलब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं, इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको अगर आपने स्टार्टिंग के दोनों बेसिक वीडियो देखे हैं। तो अगर फिर भी नहीं देखे तो दोनों वीडियो इंट्रोडक्शन वाले पॉलिटिकल साइंस से देख लेना। ठीक है, ताकि थोड़े बेसिक डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को एक वर्ड यूज किया इन्होंने, विभाजित भारत। यानी कि क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया था। मैंने कहा था ना कि वो आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं, जबकि हम 15 अगस्त को मनाते हैं, उनके एक दिन बाद हम। ठीक है, क्योंकि 14 अगस्त को अलग हो गया था और हम फिर 15 अगस्त को मनाते हैं, 15 अगस्त को हुए थे। तो ध्यान रखना कि इसीलिए एक वर्ड यूज किया इसने कि रिजेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया, क्योंकि अब इंडिया डिवाइडेड हो गया। इस फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी तब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, इस वजह से हम क्या कहते हैं, डिवाइडेड इंडिया। तो डिवाइडेड इंडिया के बाद में मीटिंग हुई थी 14 अगस्त, वो वाली मीटिंग, और इससे पहले हुई थी 9 दिसंबर को। ये नोट्स अपने प्रॉपर एनसीईआरटी बुक की अकॉर्डिंग है। ठीक है, कुछ बातें जो लेवल की सीखनी है तो वो स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी, ये बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा जो बनी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसके जो मेंबर है, इसके जो सदस्य, वो कैसे चुने गए, है ना, वो कैसे चुने गए संविधान सभा के मेंबर। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको एक बात बताई भी थी कि उस टाइम पर कुछ देसी रियासतें भी थी, है ना, प्रिंसली स्टेट्स भी थे, जिनको 93 जिनको हमने मिलाया था, उनके लिए इलेक्शन नहीं करवाए, बाकी हमने इलेक्शन भी करवाए। तो बातें मैंने स्टार्टिंग बता दी थी। यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो हमारे 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा, ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य उनके द्वारा अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट चुनाव नहीं हुए थे, अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स वर चूजन by indirect election, मेन बात, by the member of provincial legislature assembled that had been established under the government of India Act 1935। मैंने आपको एक लिखा भी था 1935 का इंडिया एक्ट। इस इंडिया एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या करा था उस टाइम पर कि जो हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब जो प्रांतीय विधानसभा है,
वहाँ पर कुछ मेंबर फिक्स कर दिए थे। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, जैसे डायरेक्ट का मतलब होता है लोग खुद जाके वोट करते हैं, डायरेक्ट नहीं। ऐसे ही जैसे प्रिंसली स्टेट हो गई 93 देसी रियासत, उनको मनोनीत कर लिया गया, सीधा ही नॉमिनेटेड कर लिया। वैसे ही इनका भी इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्टली इनको चुना गया था कि ये मेंबर आ जाएंगे। हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक बंदा, मैंने आपको बताया था ना, वही बात है। तो इस तरीके से हमारी जो संविधान सभा के मेंबर है वो चुने गए। आपको एक लाइन में आंसर इतना सा लिखना है, 1935 वर्ड मत भूल जाना, 1935 में स्थापित हुआ था प्रांतीय विधानसभा, उनके द्वारा, बस इतना सा याद रखना। यानी कि जो इंडिया एक्ट है 1935, उस टाइम पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुना गया। बस समझ में आ गई? ओके। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो ये संविधान सभा है इसकी रचना किस योजना के तहत हुई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन किस योजना के तहत, किस प्लानिंग के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली भाई? हमने देखो कि एक बात बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ वापस से, कि 1940 के अंदर, 1940 के अंदर अगस्त प्रपोजल लेके आए थे अंग्रेज, यानी अगस्त प्रस्ताव लेके आए, हमने उसको ठुकरा दिया। हमने उसको नहीं माना कि नहीं, हम इस अगस्त प्रस्ताव को या अगस्त प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि इसलिए नहीं करते कि उसके अंदर ये कहा था कि ज़्यादातर भारतीय होंगे। जो ज़्यादातर वर्ड था, इसका मतलब हमारे माइंड में ये हुआ कि इसने कहा कि ज़्यादातर भारतीय होंगे, इसका मतलब ये हो सकता है कुछ अंग्रेज भी होंगे। हमने कहा नहीं, 100% भारतीय होने चाहिए। तो हमने अगस्त प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया, जो 1940 के अंदर आया था, 1940 में आया था। फिर ये लेके आए थे क्रिप्स मिशन लेके आए। क्रिप्स मिशन 1942 में लाए, 1942 में लेके आए थे। क्रिप्स मिशन को भी हमने स्वीकार कर दिया, उसको हमने ठुकरा दिया था। ये सारी बातें स्टार्टिंग में दोनों वीडियो में बता रखी है। तो इसको हमने हटा दिया क्योंकि इन्होंने कहा था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसके बाद में हम आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कर देंगे वगैरह वगैरह। हमने कहा नहीं, ये जो उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो ना आप, ये कहीं और करना। हमें क्या मतलब, वर्ल्ड वॉर चल रहा हो तो हम यहाँ पर थोड़ी ना प्रॉब्लम है कोई, यहाँ हमें तो हमारी इसका इलेक्शन करवाना दीजिए भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापित कर दीजिए, आप क्या टेंशन है। ऐसा करके हमें उसको भी ठुकरा दिया। फिर फाइनली ये लेके आए, वो लाए कैबिनेट मिशन। समझ पा रहे हो? ये कैबिनेट मिशन लेके आए, तो उस कैबिनेट मिशन ने ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया। अब बात समझ दिमाग में फिट हो गई? तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि अंडर विच प्लान वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड, मतलब जो संविधान सभा बनी वो किस योजना के तहत बनी, किस प्लान के तहत बनी। तो आंसर सिंपल सा, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। और जब मैंने ये बात बताई थी उस टाइम पर, तो मैंने आपको एक बात कही भी थी कि इस चैप्टर में, मतलब आपकी इस बुक में, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था जो अंग्रेज लेके आए, उसमें से क्या क्या बातें थी वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और वही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया भी है, जो आपके कोर्स में भी है, इस चैप्टर में भी है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वर द प्रोविजंस इन द कैबिनेट मिशन प्लान, मतलब कि जो कैबिनेट मिशन योजना है उसमें क्या क्या प्रावधान थे, कैबिनेट मिशन योजना में क्या प्रावधान थे, ऐसी क्या बातें थी कि हम मान गए कि हाँ ये सही है, हम इस अकॉर्डिंग हमारी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहेंगे। देखते हैं। वो था इस योजना के अनुसार, पहली बात तो ये थी, अंग्रेजों लेके आए, उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रांत, देसी रियासत या रियासतों का कोई भी ग्रुप हो, समूह, उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई हैं। बिल्कुल सही, हमें भी अच्छा लगा। अब ये समझाऊँ, प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट्स या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल, ये पूरा लिखना है ना, प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, और वो भी रफली, ध्यान रखना, रफली इन द रेशियो 1:10 लाख, 10 लाख, यानी कि जो कि अभी भी चल रहा है, हर 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक एमएलए का चुनाव होता है आज भी। ये उस योजना के अंदर भी यही बात कही थी कि हम ऐसा करते हैं कि जब अंग्रेजों ने कहा हमें, ये इस प्लान के माध्यम से ये कहा कि हम जो ये कैबिनेट मिशन योजना लेके आए हैं, इसमें हम आपको एक काम करते हैं कि आपकी जनसंख्या है ना, पॉपुलेशन जो है 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक मेंबर चुनेंगे। हमने कहा बिल्कुल हमें स्वीकार है, 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक बंदा चुन लेंगे, बिल्कुल सही है। ये बात कही इन्होंने। ठीक है, यानी कि मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। हमने कहा बिल्कुल सही।
परिणाम स्वरूप हुआ क्या, वैसा ही हुआ कि ब्रिटिश सरकार के जो प्रत्येक शासन वाले प्रांत थे, मतलब जहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश अंग्रेजों का राज था, वो 292 सदस्य वहाँ से चुने थे और चुने भी गए, अपने देखा था। और देसी रियासतों से तो जो थे वो 93 आवंटित की गई। सारी बातें मैंने बता रही, हो रही रिवाइज। तो यही तो मैं कह रहा था, ये बातें सारी आपके कोर्स में हैं। अब मेरी बात सुनो, मैंने वहाँ पर लिखा था 292 + 4, है ना, 4 वो हालांकि 4 इसमें नहीं लिखी, इतना लेवल आपके नहीं है, लेकिन एक्चुअल में 296 सीट थी, लेकिन 292 सिर्फ डायरेक्ट ये यूज़ करिए तो ये ले लेंगे। मैंने कहा था ना, यूनियन टेरिटरी एज लाइक केंद्र शासित प्रदेशों की तरह, जिसमें जीवन मेरवाड़ा भी था, वो सब बात दिल्ली, तो कोई बात नहीं। आपको भी याद रखना है कि 292 सदस्य जो अंग्रेजों के अंडर में आते थे वो, और 93 सीट जो हमारे यहाँ की प्रिंसली सीट थी, यानी कि देशी रियासतों से थी। तो एज ए रिजल्ट द प्रोविंसेस वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स वाइल द प्रिंसली स्टेट्स वर अलॉटेड बाय मिनिमम और 93 सीट्स। ये इस तरीके से 292 और 93 सीट निकल के आई। किस हिसाब से? 1:10 लाख के ऊपर एक बंदे को चुनने के हिसाब से 292, 292 + 93 सीटें निकल के आई। मैंने आपको कहा भी था कि लगभग हमारी जो पॉपुलेशन थी उस हिसाब से 10 लाख के हिसाब से सीटें आ गई, ठीक है। 389 सीटें आई थी, याद है ना। तो वही सब बातें हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी ये एक ही बात लिखी है मैंने इसकी। पूरा कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे, अंग्रेजी कैबिनेट मिशन में क्या क्या बातें रखी थी। एक बात समझ में आ गई, नेक्स्ट 2-3 बातें और वो अपन पढ़ते हैं। हाँ, तो दूसरा पॉइंट है कैबिनेट मिशन का, वो ये था कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। ये भी बात मैंने बताई थी, है ना। तो मतलब बेसिक वीडियो देख लिया तो सब कुछ क्लियर है। मतलब इन्होंने क्या करा कि 3 प्रमुख उस टाइम पर समुदाय ज़्यादा मेजोरिटी में थे, 3 कम्युनिटी ज़्यादा थी, मुस्लिम, सिख और जनरल सामान्य, 3 कैटेगरी रखी गई इनमें, ठीक है। तीनों को अलग अलग पॉपुलेशन बांट दिया कि मुस्लिमों की अलग पॉपुलेशन, सिख की और सामान्य, 3 कैटेगरी बना दी थी, ठीक है। तो हमें मंजूर हो गया, चलो ठीक है, ये भी कोई बात नहीं। द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मेन कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है। ये बात हो गई। फिर तीसरी बात इन्होंने रखी कि प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे लोग थे, सिख थे तो सिखों ने, मुस्लिम थे मुस्लिमों ने, और जनरल में जितने भी हिंदू जितने भी आ जाते हैं उन्होंने अपने अपने जो प्रोविंशियल थे लेजिस्लेटिव असेंबली के अपने अपने मेंबर को चुना। इन मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एकदम सिविल सर्विसेज वाला लेवल आ गया। ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में, हालांकि आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद नहीं करना है, ये मैंने आपको कहा था प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसी मेथड से होता है। इसको मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा, बहुत तगड़ा, कहीं साइड में वैसा का वैसा डायग्राम बना लेना, बहुत ये मिलेगा नहीं आपको कहीं पर जो मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, इस आपके लेवल पर। यानी कि अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया। क्या होती है ये, जो प्रेसिडेंट के चुनाव इलेक्शन में भी काम में ली जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बहुत ही फुली एक्सप्लेन करता हूँ, एक अलग पेज में उसको बना लेना, हालांकि एग्जाम में बना के आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ जाना कि हमारा भारत का प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, हमारा भारत का प्रेसिडेंट कैसे बनता है, वैसा का वैसा ही इन्होंने उस टाइम पर यूज़ किया था। तो आज की बात, क्योंकि ये तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अलग से पूछ जाता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है, या फिर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति को एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको फुली आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप बनाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो इसको ऐसे समझो, क्या शानदार समझाता हूँ, देखना कि राष्ट्रपति का चुनाव भी सेम होता है। राष्ट्रपति जी कैसे जीते हैं, ये मान लो आप कि सपोज मैंने 4 बंदे लिए, एक का नाम राकेश, एक का नाम मोहन, एक का नाम सपोज सोहन, एक का नाम सपोज भानु, ये 4 बंदे लिए, ठीक है। इन 4 जनों ने राष्ट्रपति का, या फिर ऐसा मान लो कि 4 जने खड़े हुए, इनको वोट करना है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के लिए वोट करना है। 4 जने राष्ट्रपति चुनाव के लिए, प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए। बहुत परफेक्ट सिस्टम है ये। अब होगा क्या
कि इन 4 जनों को वोट करने के लिए सपोज A, B, C और D, ये 4 जने, हालांकि वोट तो खूब रहेंगे लेकिन अपन मान लेते हैं कि 4 जने आए, ऐसा मानना है। एक शर्त है इसके लिए, शर्त ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा 50% + 1 वाला जीत जाए, ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो भी वोट पड़ेंगे ना उनका 50% + 1 जिसके पास आ जाएगा वो जीत जाएगा। सपोज अपन मान के चल रहे हैं 100 वोट लेके चल रहे हैं ताकि समझने में ईजी पड़े, समझने में ईजी पड़े कि सपोज 100 वोट थे। हुआ क्या, हमेशा प्रेसिडेंट का चुनाव प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, आपकी पसंद पे डिपेंड करता है कि आपकी पहली पसंद कौन, दूसरी पसंद कौन, तीसरी पसंद कौन, चौथी पसंद कौन। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी पहली पसंद और दूसरी पसंद हो, तीसरी पसंद हो ही नहीं, चौथी हो ही नहीं, ऐसा भी होगा। तो हुआ क्या, एक जना वोट देने के लिए आया और इसकी पहली पसंद सपोज मोहन थी, 2 नंबर पे इसने राकेश को दिया, 3 नंबर पे भानु को, 4 को, इस तरीके से इसने वोट करके चला गया। चारों को दिया लेकिन अपनी चॉइस के हिसाब से कि मैं फर्स्ट इसको चाहता हूँ, फिर इसको चाहता हूँ, फिर इसको, फिर इसको, इस तरीके से। बी वाला बंदा आया, इसने कहा कि मैं इसको फर्स्ट पे रखूँगा, इसको 4th पे, इसको 3rd पे, मतलब ऐसे ही लाइक। सी वाला आया और इसने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट इसको रखूँगा और बस मैं 3rd 4th मेरी कोई चॉइस नहीं है, जीते तो ये जीते वरना मुझे कोई मतलब नहीं। चौथा है, इसने कहा कि चलो फिर फर्स्ट मेरी ये चॉइस है और सेकंड मेरी ये है और 3rd मेरी ये, 4th मेरी कोई चॉइस नहीं है। इस हिसाब से इन्होंने अपन को मतलब अपना वोट करके चले गए। ठीक बात, अब इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अपन मान लेते हैं इस प्रोसेस के अनुसार, ये जो इन्होंने वोट दिए इस प्रोसेस के अनुसार जो राकेश हैं, बहुत परफेक्ट तरीका, राकेश, मोहन, सोहन और भानु, राकेश को वोट मिले, सपोज अपन मान के चल रहे हैं कि राकेश को वोट मिले 25, ठीक है, राकेश को कितने मिल गए, 25 मिल गए। मोहन को सपोज मिल गए 15 मान लेते हैं, सोहन को मिल गए सपोज 30, तो ये कितने हो गए, 40, 70। तो एक काम करते हैं, इसको सपोज मिल गया 40, इसको मिल गया 20, इस तरीके से वोट मिल गए, ठीक है। भानु को 20, इसको 40, 60 और 40, 100 वोट हो गए, 100 मान के चल रहे हैं। इस तरीके से इन प्रोसेस के हिसाब से इनको वोट मिल गए। अब होगा क्या कि जिसका सबसे कम वोट हैं, जिस बंदे के सबसे कम वोट है वो इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो मोहन के सबसे कम वोट हैं, ये इनके इस लिस्ट से बाहर। अब लिस्ट में बचे 3 जने, इनका नाम आउट, ये ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे। पहली बात तो ये कट क्यों होंगे, क्योंकि वोट चाहिए थे 50% + 1, मतलब ऐसा मान लो कि 100 वोट में से 51 वोट जिसके पास आ जाते वो जीत जाता, और 51 वोट चारों के पास ही नहीं है, 51 वोट किसी के पास नहीं है, इसलिए मोहन आउट हो गया। हो सकता है मोहन की 50 तो क्यों होता, लेकिन किसी के नहीं थे तो मोहन आउट। लेकिन अब जो मोहन को जो 15 वोट मिले, ध्यान से समझना, मोहन को जो 15 वोट मिले, अब ये देखना है कि मोहन को जो 15 वोट मिले वो उनमें से सेकंड प्रेफरेंस किन की थी। मतलब मोहन को जो 15 देखे गए ना, उन लोगों ने दूसरी बार किसको चाहा, भाई 1 नंबर पे तो मोहन को चाहा, तभी तो मोहन को 15 वोट मिले। ये वोट कौन से हैं, जो फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल गए थे वो है ये। तो मोहन को देने के बाद में 15 जने जो थे ना, वो ऐसे भी थे कुछ लोग जो 2 नंबर पे किसी को देखे गए, 3 पर भी किसी को देखे गए, 4 पर भी किसी को देखे गए, मतलब उनकी सेकंड चॉइस किसकी थी। तो हमने देखा सेकंड चॉइस मोहन के बाद में, सपोज सेकंड चॉइस उनकी ये थी कि उनमें से 15 में से 3 जने ऐसे थे जो राकेश को चाहते थे, और 2 जने ऐसे थे, 15 है ना, ऐसा मान लो कि 7 या फिर 5 मान लेते, 5 जने ऐसे थे जो सोहन को चाहते थे, हो गए 8, और भानु को चाहने वाले थे 7 जने, हो गए 15। ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसा भी था कि सिर्फ मोहन को ही चाहते हो, लेकिन 1 मिनट के लिए मान के चल लेते हैं उन्होंने चारों को दिया था, ऐसा मान के चल लेते हैं, क्योंकि वो कोई गारंटी तो है नहीं, ये तो अंदाजा है। वो चाहते तो 15 में से 12 ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ मोहन को ही चाहते, तब क्या कर लेंगे अपन, तो फिर यहाँ ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा मान के चलना है कि लगभग लोग है ना वो 4 वोट तो देते हैं, 3 तो देते ही देते हैं, ये है। तो उन्होंने इस तरीके से चाहा, तो ये जो 15 वोट कट तो गए, लेकिन वो इनके साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में राकेश के पास वोट हो गए 28, सोहन के पास हो गए 45, भानु के पास हो गए 27। ध्यान से समझना, फिर भी कोई नहीं जीत रहा, क्यों, क्योंकि 51 वोट चाहिए, अभी भी 51 वोट किसी के पास नहीं है। अगर होता तो यही डिसाइड हो जाता कौन जीता, नहीं। अब क्या करें, अब नंबर आया भानु का, भानु के पास में 27 वोट है।
अब भानु को इस लिस्ट से बाहर होना पड़ेगा, और ये जो भानु के 27 वोट थे वो इन दोनों में जाएंगे। लेकिन कैसे, वो डिपेंड करेगा कि भानु को जो जिन लोगों ने सेकंड चॉइस माना था, उसके बाद में जो भानु 27 वोट है ना, तो इनमें से ऐसे लोग भी हैं जिनकी भानु के अलावा प्रेफरेंस और थी, जो ऐसा मान लो कि उनमें से सोहन और राकेश को चाहने वाले भी कुछ हो सकते हैं। भाई इन 27 वोट में से, क्योंकि ये वोट भानु तो बाहर हो गया, लेकिन भानु के वोट काम आएंगे, भानु के वोट काम आएंगे, वो इन दोनों को मिलेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि इन 27 में से 25 वोट ऐसे थे जो राकेश को चाहते थे, और 2 ही वोट ऐसे थे जो सोहन को चाहते थे। इस हिसाब से सोहन के 47 और राकेश के बन गए 13 और 1 करी 53। मतलब ऐसा भी हो जाता है कि राकेश को मिले तो 25 वोट थे, लेकिन ये जो मामला काटापीटी का चला, सेकंड थर्ड चॉइस के हिसाब से राकेश के सबसे कम तो नहीं, मतलब 2 नंबर पे होते हुए भी जीत गया, और सोहन के सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी सोहन हार गया। ऐसा भी हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 25 यहाँ ना दे और ऐसा हो जाए, कितने वोट थे 27, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ इसको वो दे दे 10 वोट और इसको पीछे दे दे 17 वोट, तो ऐसा भी हो जाता है। ये हो गए 15 और ये 45, और यहाँ पर ये भाई साहब जीत गए, कितने 55 वोट आ गए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है कि ये जो इन्होंने स्टार्टिंग में जो दिया था ना, भानु को 7 दिए थे, सोहन को 5 दिए थे, राकेश को 3 दिए थे। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, यही कि ऐसा भी हो सकता है, ये सपोज राकेश, ये मोहन, ये सोहन और ये भानु। राकेश को शुरुआत में कितने मिले थे 25, स्टार्टिंग 25 मिले थे ना, इसको 15, इनको 40, इनको 20, ठीक है। अब हुआ क्या था कि बाहर कौन हो गए, मोहन बाहर हो गए। तो ये जो 15 वोट थे, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने यहाँ 12 वोट दे दिए हो, यहाँ पर 2 वोट दे दिए हो, ठीक है, 12 और 2 14, और एक जन ऐसा था जिसने किसी को वोट दिया ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। सपोज उसके सेकंड चॉइस थी नहीं, तो चलो ऐसा मान लेते हैं। अब हुआ क्या कि भानु के बन गए कितने, ये बन गए आपके 32, ये 40 रह गए, और ये बन गए 27। अब कौन बाहर होगा, अब ये 27 वोट वाला राकेश बाहर होगा, ठीक है, तो राकेश बाहर, ये बाहर होगा, तो इसके जो 27 वोट थे वो सपोज इनको मिल गए आपके 8, ठीक है, और भानु को पीछे जो बचे वो भानु को मिल गए, यानी कि 27 में से 8 जाएंगे तो 19 बचे 19, वो इनको मिल गए। तो राकेश सोहन के तो बने 48 वोट हो गए, और भानु के बन गए 9 तो 11, 9 और 2 11 हो गया, 1 कैरी, और ये हो गया आपके 51। तो देखो सबसे कम वोट होने के बावजूद भी भानु जीत गया। ऐसा भी प्रेसिडेंट के चुनाव में, मतलब इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में, सिंगल ट्रांसफर सिस्टम में ऐसा भी होता है। एक सिस्टम और बताऊं, ऐसा भी होता है, कैसा कि सपोज मैं इसको, इस कंडीशन को थोड़ी रफ कर देता हूँ, अपने स्पेस निकल जाएगा, कि अगर ऐसा होता, ये सपोज राकेश, मोहन और ये सोहन और ये भानु, ठीक है, और राकेश को वोट मिले थे 25, मोहन को 15, सोहन को 40 और भानु को 20, ये वोट मिले थे, ये लेके चल रहे हैं अपन। अब ऐसा भी हो सकता है, इतने राउंड की जरूरत भी नहीं कि 1 राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, फिर तीसरी राउंड हुआ, फिर 27 के बाद 3 राउंड हुए, 1 राउंड में भी जीत हो जाती है। कैसे कि मोहन के जो 15 वोट थे, सपोज, क्योंकि सबसे कम वाला तो बाहर होगा, मोहन के जो 15 वोट थे वो 15 की 15 सेकंड चॉइस सपोज सोहन थी, तो एक ही राउंड के अंदर सोहन की जीत हो जाती है। ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि 55 वोट बन गए, और 55 का मतलब वो 50%, मतलब 50% प्लस होना है कि 51 वोट का कोटा वो पास कर लिया। तो ध्यान रखना, इसके अंदर एक कोटा होता है, कोटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही है, ठीक है। कोटा होगा 50% प्लस 1 का कोटा होता है कि जो भी वोट पड़ेंगे उसका 50% प्लस 1 वाला जीत जाएगा। ये एक सिस्टम है। तो आई थिंक बहुत मज़ेदार ये है सिस्टम, आपको जानना बहुत ज़रूरी था। इसको आपको रफ कॉपी के अंदर, या सॉरी फेयर कॉपी में कहीं साइड में ऊपर लिख दिया करो, ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, एक्स्ट्रा करके इस आपको आराम से इसको उतारना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ओके, हाँ, अब आ जाओ वापस चौथे पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया जाएगा। बिल्कुल सही है कि जो देशी रियासतें थी, जो राजा महाराजाओं वाली थी, जो प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा गया कि आप अपनी इच्छा से, भाई जो भी, सीधी सी बात है, जो राजा होगा वही चुना जाएगा, लेकिन फिर भी उनको ये कह दिया कि आप अपने प्रतिनिधियों को चुनाव है ना, आप अपने जो आप परामर्श कर दो हमें, उस हिसाब से हम उन मेंबर को ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो राजा महाराजाओं की बात थी। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जो देशी रियासतें थी,
उनको छूट थी। स्टेट वॉज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन, कि हम आपसे परामर्श करेंगे, हम आपसे कंसल्ट करेंगे कि किसको चुनना है। तो राजा महाराजाओं से पूछ लिया कि भाई आपके इलाके में जहाँ पहले राज करते थे वहाँ से किस बंदे को चुनना है, क्योंकि उनको छूट थी ये बात। तो ये चारों बातें हमें मंजूर हो गई और हमने इसको बात को लेके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हालांकि थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग बताया भी है कि भारत की जो संविधान सभा थी उसका स्वरूप कैसा था, उसके स्वरूप को समझाइए, उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। यानी कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन आपसे पूछे तो कैसे करना। मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि हमारी भारत, हालांकि जो आपकी बुक में है वो मैं नोट्स लेके आई, बाकी एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको स्टार्टिंग दोनों वीडियो में बता दी कि हमारी जो भारतीय संविधान सभा है ये जब बनी तो काफ़ी हमारे को दिक्कतें आई थी। ठीक है, बहुत दिक्कतें आई थी। तभी तो 3 जून की जो योजना आई थी, 3 जून को जो एक प्लान आया था, 3 जून योजना, जो माउंट बेटन लेके आया था, इसलिए उस योजना को माउंट बेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंट बेटन योजना, इंग्लिश वाला भी योजना ही समझो या प्लान बोल दो बोले, तो 3 जून योजना या फिर 3 जून प्लान, माउंट बेटन योजना, वो भारत की टुकड़ा करने वाली योजना थी, भारत के विभाजन करने वाली योजना थी। क्यों, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि उसमें ये प्रावधान था कि मुस्लिमों का एक अलग देश होगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा और बाकी जो देश होगा वो भारत होगा, हिंदुस्तान होगा। ये विभाजन के उस टाइम पर जो 2 टुकड़े हुए थे वही 3 जून की योजना है। तो वही अपन पढ़ेंगे कि सबसे पहले संविधान सभा का स्वरूप कैसा था कि 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि अब भारत में रहा ही नहीं पाकिस्तान। जबकि जब सबसे पहले संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को, उस टाइम पर पाकिस्तान भी भारत में था। तो जो पाकिस्तान जिस जगह में पड़ता है वहाँ से जो बंदे जीत गए वो भी संविधान सभा में थे, जब तभी तो 389 मेंबर हुए थे। लेकिन जब ये पाकिस्तान अलग हो गया तो जो पाकिस्तान के क्षेत्र में, उस एरिया में जो लोग आते थे वो अब संविधान सभा के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर या सदस्य नहीं रहे। एक बात समझ में आ गई? यानी कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो हेडिंग है कि एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन, ये पार्टीशन है, अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947 दोज मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज, का मतलब होता है वो सीमा क्षेत्र जिसमें पाकिस्तान भी पड़ता है। ठीक है, टेरिटरीज विच फेल अंडर पाकिस्तान कीज्ड टू बी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो वहाँ से चुन कर आए थे, वहाँ से जीत के आए थे, वहाँ से इलेक्ट होके आए थे, वो अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे। ठीक है, तो अब जबकि 389 मेंबर थे, अब घटकर कितनी संख्या रह गई? 299। हालांकि ये बात ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी दोनों वीडियो में। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। अब मैं बताऊं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। सीधा नौकरी के छोटे मोटे बड़े एग्जाम में तो सारे ही क्वेश्चन है ये। पहली बात तो ये कि संविधान, पाकिस्तान के अलग होने के बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य रहे, मतलब पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर रहे? 299। ठीक है, दूसरी बात स्टार्टिंग में कितने थे? 389। किस योजना के तहत, किस प्लानिंग के तहत भारत और पाकिस्तान टुकड़े हुए? तो वो थी माउंट बेटन योजना या फिर 3 जून योजना, प्लान ऑफ 3 जून 1947। ठीक है, याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो 299 रह गई। फिर इनमें से 24 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने ही अंतिम रूप से जो हमारा संविधान बना था उस पर सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। हालांकि हिंदी में लिखा हुआ नहीं था, आपको लिखना मैंने लिखवा दिया है। ये बात मैंने आपको बता दी थी कि जब अब मेंबर चले गए तो 299 रहे, उनमें से भी 284 ना, कहाँ मैं गलत तो नहीं लिख दिया ना? सही, 284 मेंबर ने ही हमारे संविधान बनने के बाद में कि अब संविधान रेडी है, कब? 24 जनवरी 1950 को। मैंने कहा था ना 24 1950 को आंशिक लागू हो गया था, हमारा संविधान बन गया था। तो उस दिन 284 मेंबर ने सिग्नेचर कर दिए थे, सहमति जताई थी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा 299 थे, 284 साइन कैसे किए? तो ये खूब सारे कारणों से, किसी की जैसे डेथ हो जाना, किसी को बहुत सारे इशू होते हैं, तो 284 उन्होंने सिग्नेचर आपको किए थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो दिस कंसल्टेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 284 members were actually present on 24 January 1950 and
अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास्ड। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली जब पास हुआ उस टाइम पे सिग्नेचर कितने जनों ने किए? 284 ने। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। घटकर कितने होगी पाकिस्तान होने के बाद में? 219 है। अब इसके अंदर थोड़ी बातें और लिखनी है, तब जाके क्वेश्चन अपना कंप्लीट होगा।